Hello everyone, welcome to the Simply Superb Academy. I am your educator शुभम शर्मा और आज आप मेरे साथ NCERT क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सीखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आप इस चैप्टर में इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे कि व्हाट आर मील्स, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड, सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट एंड द डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, तो इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप सभी को ये टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप खाना क्यों खाते हैं, वाई डू वी ईट फूड। तो इसके आंसर्स हैं कि फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़, फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब आप खाना नहीं खाते आप बड़ा वीक वीक फील करते हो, लेकिन जब आप खाना खा लेते हो तो आप में एकदम से जोश भर जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको जो एनर्जी आ रही है वो फूड से आ रही है। आपके घरों में आपकी मदर्स कहती हैं कि खाना खा लो नहीं तो बड़े नहीं हो पाओगे, या फिर खाना नहीं खाओगे तो छोटे ही रह जाओगे। तो अगर आप इस चीज़ को समझें तो इस चीज़ का मतलब होता है कि जो आप खाना खाते हो वो आपको ग्रो करने में मदद करता है। अच्छा, कई बार आपको लग जाती है तो आपकी मम्मा आपकी डाइट बढ़ा देते हैं। वो क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि जो फूड होता है आपका वो आपको हील करने की पावर देता है, आपको ठीक होने की पावर देता है जल्दी से। अगर आप इंजर्ड हो जाते हो, आपको एक्सीडेंटली अगर लग जाती है। अच्छा, आपने जो देखा होगा कि आपके जो क्लासमेट्स हैं या आपके आसपास आपने बच्चे या लोग देखे होंगे जो अच्छे से खाना नहीं खाते हैं वो बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं, या अगर आप भी अच्छे से खाना नहीं खाते हो तो आप भी बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हो। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो अच्छे से खाना खाता है वो जल्दी बीमार नहीं होता। तो इसका डायरेक्ट मीन है कि फूड प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी। तो जो हमारा खाना होता है वो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, द फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू परफॉर्म इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और भी आपकी बॉडी कितनी अंदर चीज़ें परफॉर्म कर रही है, जो आपका फूड होता है उसी की मदद से जो एनर्जी मिलती है उनकी वजह से ही वो इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस चल पाती हैं। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो वो इसेंशियल प्रोसेसेस चल ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम सीखते हैं कि व्हाट इज़ अ मील। तो मील इज़ अ फूड सर्व्ड एंड ईटन एट रेगुलर ओकेशंस फॉर टेकिंग फूड ड्यूरिंग द डे एज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ठीक है, तो आपने अक्सर सुना होगा कि आपके घर वाले कहते हैं, आपके स्कूल्स में कहते हैं कि आपके मील का टाइम हो गया, क्या आपने मील्स लिए या नहीं। तो मील्स क्या होते हैं कि मील्स वो खाना आपको सर्व किया गया होता है कि जो आप रेगुलर या फिर वो खाना होता है जो आप रेगुलर इंटरवल्स पे दिन में खाते हो। जैसे कि आपका ब्रेकफास्ट हो गया, आपका लंच हो गया, आपका डिनर हो गया। ठीक है, अच्छा, तो आपने एक और बात देखी होगी कि जो आपका मील होता है वो कई बार डिफरेंट होता है। आपका सुबह का मील अलग होता है, आपका दोपहर का मील अलग होता है, आपका लंच अलग होता है और आपका डिनर अलग होता है। ठीक है, और जैसे कि मैं अगर आप एक सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, आप एक अगर केवी में पढ़ते हैं, या फिर अगर आप ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे होंगे, तो जब आप टिफ़िन बॉक्सेस अपने एक्सचेंज करते हैं तो आपने देखा होगा कि सभी के टिफ़िन में ना अलग अलग तरह के मील्स होते हैं, अलग अलग तरह के खाना होता है। और इवन कि यूजुअली भी जो आपका खाना होता है वो कभी उनसे मिलता नहीं है। जैसे मान लो कि आप आलू के परोंठे वगैरह ला रहे हो, तो जो साउथ साइड के बच्चे होंगे वो इडली वगैरह ला रहे होंगे, जो बिहार साइड के बच्चे होंगे वो लिट्टी चोखा वगैरह ला रहे होंगे। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मील्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिफरेंट स्टेट्स के मील्स डिस्कस करते हैं जो उनके पॉपुलर मील्स हैं। ठीक है, तो पंजाब का पॉपुलर मील क्या होता है? मक्की दी रोटी और सरसों का साग। ठीक है, काफ़ी टेस्टी ये मील होता है और इसको काफ़ी चाव से लोग खाते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपको याद होगा मैंने इंग्रेडिएंट्स लास्ट चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किए थे कि व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड और अ पर्टिकुलर मील। ठीक है, तो आपके इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे कॉर्नफ्लोर, मस्टर्ड और मस्टर्ड ग्रीन और कर्ड, आपका मक्की का आटा, आपका सरसों के साग और पत्ते और आपका दही। ठीक है, तो उसी तरह गुजरात का पॉपुलर मील है ढोकला, बिहार का है लिट्टी चोखा, हिमाचल प्रदेश में मेरे स्टेट का पॉपुलर मील जो वो है कांगड़ी धाम, और राजस्थान का पॉपुलर मील जो है वो है दाल बाटी चूरमा। इसी तरह आपकी अगर इसमें आपकी स्टेट इंक्लूड नहीं है तो आपकी भी स्टेट्स के कोई पॉपुलर मील्स काफ़ी होंगे, तो आप डिस्कस करिएगा अपने पेरेंट्स के साथ। अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि हमारी स्टेट्स के जो हमारी स्टेट है उसका पॉपुलर मील क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो है वो एक बार पॉपुलर मील जो है वो डिस्कस करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपके फ्रेंड दूसरी स्टेट्स से हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होती हैं वो
उनमें क्या होता है कि मतलब हम बोलते हैं कि फूड से हमें एनर्जी मिल रही है, लेकिन उसमें ऐसा फूड से हमारी ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसमें ऐसा क्या है कि जो हमारी ग्रोथ करवा रहा है, जो हमें एनर्जी दे रहा है, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो वो अभी हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants and animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called as nutrients. ठीक है, तो हमें पता है हर एक डिश जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से बनी होती है, या तो वन और मोर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं डिफरेंट वो हम या प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। तो इन इंग्रेडिएंट्स में जो होते हैं कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन कोई पूछे तो वो क्या होगा कि न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। ठीक है, तो आपके जीवन के लिए और आपके आगे बढ़ने के लिए जितने भी नरिशमेंट चाहिए होती है वो आपके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन है इसकी कि न्यूट्रिएंट्स इज अ सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस होता है, न्यूट्रिएंट वो चीज़ होती है जो एक ऑर्गेनिज्म से, एक जीव जंतु के द्वारा जीने के लिए, ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो एक ही तरह का न्यूट्रिएंट नहीं होता हमारी खाने में। आपने देखोगे हम डिफरेंट डिफरेंट फूड्स खाते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फूड्स में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो सभी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। उसके साथ कुछ डाइटरी फाइबर्स और पानी भी हमारी बॉडी के काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are mainly made up of water, carbon and oxygen, and different types of carbohydrates are present in our food. जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो वाटर से, कार्बन से और ऑक्सीजन एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। जो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करें तो तीन मेन तरह के होते हैं, वो होते हैं शुगर्स, स्टार्च और सेल्यूलोज, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो आपके डिफरेंट मेन सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, बट मैं यहाँ आपसे कुछ मेन सोर्सेज डिस्कस करूँगा जो कि हैं आपके पोटैटोज, ग्रेन्स जैसे आपकी वीट, काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स, पीनट्स, वेजिटेबल्स जैसे कॉर्न और पी, इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। मैंने आप यहाँ पे इमेजेस के द्वारा आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स समझाने की कोशिश की है। जैसे आपके पोटैटोज हो गए, आपके बनानाज हो गए, आपका वीट हो गया, आपका कॉर्न हो गया, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की कि कार्बोहाइड्रेट्स तीन तरह के होते हैं, उसमें पहला टाइप है शुगर, ठीक है। शुगर इज द जेनेरिक नेम ऑफ स्वीट टेस्टिंग एंड सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स। जो आपके शुगर्स होते हैं ये स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये सोल्यूबल होते हैं, मतलब ये पानी में घुल जाते हैं। तो इनके सोर्सेज क्या होते हैं? शुगर्स के फ्रूट्स। आपके फ्रूट्स इतने मीठे होते हैं क्योंकि इनमें शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और डिफरेंट वेजिटेबल्स सच एज स्वीट पोटैटो और बीट, ठीक है। और एक मेन सबसे बड़ा मेन शुगर का सोर्स क्या होता है? शुगर केन, ठीक है। तो चलिए डिफरेंट ये आपके जनरल नॉलेज के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शुगर्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं और वो किस चीज़ से बनी होती हैं, ठीक है। तो आपकी और उनके नाम क्या होते हैं? तो जो आपकी ये शुगर्स के नाम है आपके ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और इनके कॉमन नेम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो आपका ग्लूकोज होता है उसका कॉमन नेम होता है ग्रेप शुगर या ब्लड शुगर, ठीक है। जो आपकी केन शुगर या टेबल शुगर है वो सुक्रोज होती है। आपकी लैक्टोज क्या होती है? आपकी मिल्क शुगर होती है। फ्रक्टोज जो होती है उसको फ्रूट शुगर या स्वीटेस्ट शुगर कहा जाता है। और जो आपकी गैलेक्टोज होती है वो आपकी ब्रेन शुगर बोली जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी डिफरेंट टाइप की शुगर्स। अब हम बात करते हैं स्टार्च की। द स्टार्च इज अ पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। तो जो बड़े सारे जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे एक आप ऐसे समझ लो कि एक के बाद एक के बाद एक लाइन में लग रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? स्टार्च बनाते हैं। कि बड़े सारे पॉलीमेरिक मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में जब कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की यूनिट्स मिलती हैं तो वो स्टार्च बनाती हैं। आपके स्टार्च के मेन सोर्सेज क्या हैं? राइस, वीट, मेज, पोटैटो और स्वीट पोटैटो।
उसके बाद आता है आपका सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज होता है वो मेनली ग्लूकोज यूनिट से ही बना होता है, और वो मेनली प्लांट की सेलुलोज जो होती हैं और डिफरेंट प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। और जो सेल्यूलोज का मेन सोर्स है वो ऑफकोर्स प्लांट्स ही होंगे। अच्छा, आप मान लिया आपको मैंने कोई खाना दिया और मैं आपको कहूँगा कि टेस्ट करो कि इसमें स्टार्च है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, या आपको कैसे पता लगेगा कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंट टेस्ट्स कैरी आउट करते हैं, ठीक है। हम टेस्ट करेंगे कि क्या उस खाने में कार्बोहाइड्रेट है, क्या उस खाने में स्टार्च है या नहीं। तो उन टेस्ट करने के कुछ प्रोसीजर होते हैं। तो मैं अभी आपको टेस्ट फॉर स्टार्च बताने जा रहा हूँ। तो आप सीखेंगे कि किसी भी खाने में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है तो आपको कैसे पता लगेगा कि तो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि किसी भी फूड आइटम को लेंगे या फिर रॉ इंग्रेडिएंट लेंगे, ठीक है। मान लिया आपने राइस ले लिए, या फिर कच्चे चावल ले लिए, या फिर कच्चा पोटैटो ले लिया। फिर आप क्या करेंगे कि डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की 2 और 3 ड्रॉप उस पर डालेंगे। आपके पास आपकी लेबोरेटरीज जो इतनी स्कूल्स की, वहाँ पे डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन अवेलेबल होगा, तो आप ड्रॉपर से उसकी 2 और 3 ड्रॉप्स जो उसमें डालेंगे। फिर आप देखेंगे कि क्या जो आपकी फूड आइटम थी, फॉर एग्जांपल जो आपका राइस होते हैं वो वाइट इन कलर होते हैं, आपका जो पोटैटो होता है वो येलोइश वाइट इन कलर होता है। तो आप चेक करेंगे कि क्या उसमें कोई चेंज आया। तो अगर कोई चेंज नहीं आता उसमें, तो मतलब कि उसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट है। लेकिन अगर उस चीज़ का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक आ जाता है जहाँ पे आपने स्टार्च डाली थी, तो मतलब उसमें सॉरी, जहाँ पे आपने आयोडीन डाला था, तो मतलब वहाँ पे स्टार्च है, ठीक है। मतलब कि आपके सैंपल में स्टार्च है। ये देखिए, हमने बनाना को कट किया, फिर आयोडीन सोल्यूशन की 2 और 3 ड्रॉप्स डालें, तो हमारे पास जो कलर आया था वो था ब्लू एंड ब्लैक। तो इससे हमें पता लग गया कि पोटैटो में स्टार्च होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स। तो व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर बायोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड चेन्स, ठीक है। तो जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो बड़ी सारी अमाइनो एसिड की चेन्स से बने होते हैं। तो जो आपका प्रोटीन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्रोटीओ से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी, ठीक है। तो चलिए प्रोटीन्स के फंक्शंस डिस्कस करते हैं। प्रोटीन हेल्प्स टू बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो नए नए बॉडी सेल्स बनाने में, जब आप ग्रो करते हो तो आपकी बॉडी में नए नए सेल्स बनते हैं, और कहीं आपको चोट लग जाती है कई बार, तो आपकी उन सेल्स को या उस पार्ट को रिपेयर करना पड़ता है, उस बॉडी टिश्यू को रिपेयर करना पड़ता है। तो जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी सेल्स को और बॉडी टिश्यूज को बनाने में और उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन हेल्प्स टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी डाइट में अच्छे प्रोटीन्स हैं, अगर आपकी बॉडी में अच्छे प्रोटीन्स अंदर गए हैं, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपको बीमारियां जो है वो लेट लगेंगी, ठीक है। प्रोटीन हेल्प्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड बिल्ड मसल्स। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो आपकी बॉडी में ताकत देने में और आपकी मसल्स में बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में बड़े भैया या आस पड़ोस में बड़े भैया जो होते हैं वो प्रोटीन्स काफ़ी खाते हैं, प्रोटीन रिच डाइट काफ़ी लेते हैं। वो क्यों? वो ताकि उनकी मसल्स अच्छी बने, क्योंकि आजकल काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है अपने आप को फिट रखने का, जिम जाने का। तो जो भी जिम जाते हैं वो प्रोटीन्स काफ़ी हाई क्वांटिटीज़ में लेते हैं, ताकि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी मसल्स जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएं, ठीक है। तो आफ्टर वाटर प्रोटीन इज़ द मोस्ट पेनल्टीफुल सब्सटेंस इन द बॉडी। तो पानी के बाद अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो आपके प्रोटीन्स, ठीक है। तो चलिए, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट किए थे, वैसे ही आप अगर आपके खाने में प्रोटीन है या नहीं है उसके लिए भी टेस्ट हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेंगे जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो। मान लो कि आपके पास करी रखी है, आपके पास कोई मील रखा है, या फिर आपके पास कोई लीफी वेजिटेबल है, आप उसको टेस्ट करना चाहते हो उसमें प्रोटीन है कि नहीं, तो आप उसकी स्मॉल क्वांटिटी लोगे, ठीक है। तो अगर कोई भी आपका फूड सॉलिड फॉर्म में है तो आप उसको क्या करोगे, पहले उसकी पेस्ट बनाओगे या फिर उसका पाउडर बनाओगे। आप उसको पीसोगे या फिर उसको दबा दबा के मैश करके उसका पाउडर या पेस्ट बनाओगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके, फिर उसको ग्राइंड कर सकते हो, आप इसको मैश कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, क्लीन टेस्ट ट्यूब में उसको डाल दोगे। टेस्ट ट्यूब्स आपकी लेबोरेटरीज में अवेलेबल होती हैं। फिर उस टेस्ट ट्यूब में क्या करोगे, 10 ड्रॉप्स पानी की डालोगे और उसको अच्छे से शेक करोगे, ठीक है। ये सभी जो भी आप काम करोगे अपनी टीचर्स की देख रेख में करना, ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सकें। उसके बाद आप क्या करोगे कि एक ड्रॉपर लोगे और उसमें कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स भर के उस टेस्ट ट्यूब में डालोगे,
ठीक है। फिर उस ड्रॉपर को साफ करके या फिर अलग ड्रॉपर लेके आप कॉस्टिक सोडा की जो है वो 10 ड्रॉप्स डालोगे। फिर आप थोड़ी देर के लिए अच्छे से उस टेस्ट ट्यूब को, जितना भी आपका उसमें कंटेंट्स मिक्स हो चुके हैं, जो कि आपके वाटर, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा और आपका सैंपल, उसको आप अच्छे से क्या करोगे, शेक करोगे और थोड़ी देर के लिए रख दोगे। अगर उस सैंपल का जो कलर है वो वॉयलेट कलर हो जाता है तो मीन्स आपके सैंपल में प्रोटीन था। और अगर कलर चेंज नहीं होता, जैसा का जैसा टेस्ट ट्यूब में आपने शेक करते टाइम रखा था कलर वैसा ही रहता है, तो मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है। ठीक है। सो द वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। ठीक है। तो चलिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स के सोर्सेज डिस्कस करते हैं। आपके ग्राम, आपके चने, मूंग दाल, बीन्स, पीज, बीन्स, सोयाबीन्स, मिल्क्स, एग्स, मीट, चीज़ और फिश, ये आपके प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से अब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के आपको सोर्सेज पता चल गए, तो आप इनको अच्छे से खाओगे ताकि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बने और आप अच्छे से ग्रो करो। ये मैंने पिक्चराइज फॉर्म में सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आपको डिस्कस करने की कोशिश की, आपके बीन्स, पीज, एग्स और आपके फिशेस। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपके फैट्स। सो व्हाट आर फैट्स? फैट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हेल्प्स अस टू प्रोवाइड एंड स्टोर एनर्जी। ठीक है। जो आपके फैट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और आपकी एनर्जी स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया, आपको एनर्जी मिल गई, लेकिन बाद में अगर बाई चांस आपको खाना नहीं मिले और आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो आप कहाँ से एनर्जी लोगे? तो फैट्स उस चीज़ में मदद करते हैं। तो जो आपके फैट्स होते हैं वो एनर्जी स्टोर करने में मदद करते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ अ फैट, तो योर आंसर विल बी फैट इज़ अ नेचुरल ऑयली सब्सटेंस occurring in animal bodies and it is usually deposited under the skin as a layer or around certain organs। ठीक है। तो फैट एक नेचुरल ऑयली सब्सटेंस होता है जो एनिमल बॉडीज में प्रेजेंट होता है और वो क्या होता है, स्किन के नीचे होता है और अलग अलग ऑर्गन्स के अराउंड एक लेयर बनाता है। ठीक है। तो एक तरह से अगर आप कहो कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। तो हम फैट्स के फंक्शंस डिस्कस करते हैं। दे प्रोवाइड अस एनर्जी, मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि वो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फैट इज़ द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है वो फैट के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है। सो टेस्ट फॉर फैट्स, अभी हम आपके पास खाना है, आप जानना चाहते हो उसमें फैट्स हैं कि नहीं है, तो आप क्या करोगे कि स्मॉल क्वांटिटी की फूड आइटम लोगे और एक ना साफ पेपर का पीस लोगे और उसमें उसको रख के क्रश कर दोगे। ठीक है। और उस बात का ध्यान रखोगे कि आप इतनी ज़ोर से ना क्रश कर दो कि कहीं पेपर ही फट जाए। फिर आप क्या करोगे कि थोड़ी देर पेपर को क्रश करके अच्छे से आप उसमें फूड आइटम उसके अंदर आप पेपर को ड्राई होने दोगे। फिर आप क्या करोगे, पेपर को स्ट्रेट करोगे, आपका जो सैंपल है उसको साइड में रख दोगे या कहीं फेंक दोगे और फिर ऑब्जर्व करोगे कि कहीं पेपर में ऑयली पैचेस तो नहीं है। ठीक है। तो अगर पेपर में ऑयली पैचेस आते हैं, ठीक है, अगर आपको ऑयली पैचेस नहीं दिख रहे हैं तो एक बार आप क्या करोगे कि बल्ब के सामने या फिर किसी लाइट सोर्स के सामने उस पेपर को होल्ड करके देखोगे। तो अगर आपके पेपर में ऑयली पैचेस आते हैं तो इसका मतलब उसमें फैट है। ठीक है। तो ये था आपका फैट का टेस्ट। तो चलिए सोर्सेज ऑफ फैट्स डिस्कस करते हैं। आपका ग्राउंडनट ऑयल, आपकी मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट्स, नट्स, बटर, एग, मिल्क और मीट। तो ये आपके डिफरेंट फैट्स के सोर्सेज। ठीक है। ये देखिए पिक्चराइज फॉर्म में मैंने आपसे डिस्कस किए हैं यहाँ पे फैट्स के सोर्सेज। अब बात करते हैं विटामिन्स की। आपने सुना होगा कि आप जब बॉर्नविटा वगैरह पीते हो तो आपने उसके बॉक्स में लिखा होगा, बॉक्स में देखा होगा कि वहाँ पे लिखा होता है कि इसमें इतने विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। तो विटामिन्स क्या होते हैं, आपकी मम्मा भी कहते हैं कि इस फूड में ये विटामिन आपको ये लेना चाहिए। तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज an essential micronutrient which an organism need in small quantities for proper functioning of its metabolism। ठीक है। तो विटामिन वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और जिसको जो इंसान होता है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो बड़ी स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेता है, लेकिन वो बड़ा ज़रूरी होता है उसकी प्रॉपरिंग बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, उसकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी अच्छी फंक्शनिंग के लिए विटामिन ज़रूरी होते हैं। ठीक है।
तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन। तो वाइटामिन एक तरह के नहीं होते हैं, वाइटामिन को भी हम काफ़ी क्लासेस में डिफाइन करते हैं। जो आपके हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, ये आपके मेन विटामिन हैं, ठीक है। तो चलिए हम डिफरेंट डिफरेंट विटामिन के फंक्शंस डिस्कस करते हैं। जो आपका विटामिन ए होता है वो आपकी आईसाइट इंप्रूव करने में वीक करता है, मतलब जो आपकी देखने की शक्ति होती है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू ग्रो गुड टीथ एंड बोन्स, और ये आपके अच्छे टीथ जो होते हैं और अच्छी बोन्स को बनाने में भी हेल्प करता है। फिर आता है आपका विटामिन बी। जो आपका विटामिन बी होता है वो आपकी एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जब अच्छी अच्छी केमिकल रिएक्शंस होंगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपकी बॉडी भी अच्छे से फंक्शन करेगी, और आपकी बॉडी में अच्छी एनर्जी होगी तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। इसके फंक्शंस हैं, इट हेल्प्स टू मेक स्ट्रॉन्ग गम्स एंड इट मेक्स अवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जो आपका विटामिन सी है वो आपकी जो गम्स होती हैं, आपके जो मसूड़े होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है, और ये जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। विटामिन डी, तो विटामिन डी जो होता है वो आपके जो आपका कैल्शियम आपकी इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होता है उसकी उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और ये आपकी बोन स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो अगर विटामिन डी आप अच्छे से नहीं लो तो आपकी बॉडी में जो अच्छे से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और आपकी बोन्स जो वो वीक हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए डिफरेंट डिफरेंट विटामिन के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज डिस्कस करते हैं। विटामिन ए के अच्छे सोर्सेज हैं कैरेट्स, मिल्क, चीज़, क्रीम, बटर, एग्स, लीवर, लीफी एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। विटामिन बी के सोर्सेज हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, इनरिच ब्रेड एंड सीरियल्स, ठीक है। विटामिन सी के सोर्सेज हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और सिट्रस फ्रूट्स। आपके सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? आपके संतरा, मौसमी, फिर आपका नींबू, ठीक है। फिर वेजिटेबल्स इन द कैबेज फैमिली, जो आपके कैबेज और उससे रिलेटेड वेजिटेबल्स होते हैं वो आपकी स्ट्रॉबेरीज में, आपके टोमेटोज में, मैंगोज में और कीवी फ्रूट्स में विटामिन सी अच्छी क्वांटिटीज में पाया जाता है। फिर विटामिन डी, जो विटामिन डी आपको कहाँ से मैक्सिमम मिलता है वो है आपके एग ओल्स, लीवर, फैटी फिश, फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड मार्गरेन, एंड जब आप एंड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट द स्किन कैन मेक विटामिन डी। आपको अक्सर कहते हैं कि धूप में बैठना चाहिए सुबह सुबह, या फिर आपको धूप में थोड़ी देर दिन का कुछ समय ज़रूर गुजारना चाहिए। आपकी मम्मी भी कई बार को कहते हैं कि जब बाहर जाके खेल ले या फिर बाहर जाके धूप ले ले, तो वो क्यों कहते हैं कि जब आप सनलाइट को एक्सपोज होते हो, जब आपकी बॉडी से सनलाइट टकराती है तो वो भी विटामिन डी बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं मिनरल्स की। What are minerals? A mineral is a chemical element required as an essential nutrient by organisms to perform functions necessary for life। तो जो आपके मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं? आपके केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं अच्छे से फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम मिनरल्स के फंक्शंस डिस्कस करते हैं। मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड डेवलप। मिनरल्स भी जो आपकी बॉडी को अच्छे से ग्रो करने में और डेवलप करने में हेल्प करते हैं। मिनरल हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। आपकी हेल्थ बनाए रखने में भी मिनरल्स काफ़ी हेल्प करते हैं। मिनरल्स हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, ठीक है। जो अच्छी बोन्स बनाने के लिए भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। आप बता सकते हैं कि अच्छी बोन्स बनाने के लिए कौन कौन से मिनरल्स की ज़रूरत होती है? वो होते हैं कैल्शियम और आपका पोटेशियम, ठीक है। बाकी काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन ये मेन मिनरल्स होते हैं जो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। मिनरल हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग नर्व सिग्नल्स, ठीक है। तो जो आपके मिनरल्स होते हैं वो आपके नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। जैसे मान लो मैं किसी चीज़ को छूता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि वो मैंने उस चीज़ को छुआ। तो वो कैसे कि जब भी मैं किसी चीज़ को छूता हूँ तो मेरे ब्रेन में सिग्नल सेंड होता है। तो उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, उन सिग्नल्स को सेंड करने के लिए मिनरल्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं। एंड द मिनरल हेल्प इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मैनी ऑर्गन्स। जो आपके मिनरल होते हैं वो काफ़ी, जितने आपके ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में, उनको नॉर्मली फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिनरल्स के सोर्सेज की बात करते हैं। ये मेन सोर्सेज आपके मिनरल्स के: नट्स, डार्क लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, सॉल्ट, मिनरल वाटर, ड्राई फ्रूट्स, चीज़, मिल्क और डार्क चॉकलेट, ठीक है।
अब मम्मा से डार्क चॉकलेट की डिमांड मत करने लग पड़ना कि मम्मा उसमें बड़े सारे मिनरल्स होते थे, मेरे को डार्क चॉकलेट लेके दो। बाकी फूड्स में भी, आपके मिल्क में भी काफ़ी अच्छे मिनरल्स होते हैं, तो मिल्क भी ज़्यादा पीना, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम डाइटरी फाइबर की। डाइटरी फाइबर और रफेज इज द पोर्शन ऑफ प्लांट ड्राइड फूड दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर और रफेज, डाइटरी फाइबर को हम रफेज के नाम से भी जानते हैं, वो पोर्शन होता है प्लांट डिराइव्ड फूड का, मतलब जो प्लांट इंग्रेडिएंट होता है जिन भी फूड्स का हमारे, तो वो प्लांट का पार्ट होता है जिसे हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जो हमारे जितने भी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खाने को तोड़ते हैं, वो अच्छे से उसको डाइटरी फाइबर को तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। पर जो आपका डाइटरी फाइबर होता है वो आपकी डाइजेशन में बड़ी हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। मतलब कि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को अच्छे से बनाए रखता है। जो भी आपकी खाना खाने से लेके आपका वॉशरूम तक जाने की प्रोसेसेस है उनको अच्छे से चलाए रखता है, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर के सोर्सेज क्या हैं? होल ग्रेन ब्रेकफास्ट सीरियल्स, होल व्हीट पास्ता, होल ग्रेन ब्रेड एंड ओट्स, बार्ले एंड ड्राई fruits such as berries, pears, melon and oranges, vegetables such as broccoli, carrots and sweet corn। तो ये सभी आपके डाइटरी फाइबर्स के जो हैं वो सोर्सेज थे, ठीक है। तो आपका डाइटरी फाइबर क्या करता है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। अभी हम बात करते हैं वाटर की। What is water? Water is a transparent, tasteless, odorless, and nearly colorless chemical substance which is the main constituents of Earth's hydrosphere and the fluids of all living organisms, ठीक है। तो वाटर आपका ट्रांसपेरेंट होता है, उससे मीन्स लाइट आसानी से पार हो जाती है। टेस्टलेस होता है, वाटर को कोई टेस्ट नहीं होता है। ऑडरलेस होता है, वाटर की कोई स्मेल या फ्रेग्रेंस नहीं होती है। और ये नियरली कलरलेस होता है, इसका कोई कलर भी नहीं होता। तो ये जो अर्थ के हाइड्रोस्फीयर, जो अर्थ का वाटर वाला पार्ट है, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फ्लूइड्स होते हैं वो वाटर से बने होते हैं, ठीक है। अवर बॉडी यूजेस वाटर इन ऑल इट्स सेल्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज टू हेल्प रेगुलेट इट्स टेम्परेचर एंड मेंटेन अदर बॉडी फंक्शंस। जो हमारी बॉडी होती है उसकी हर सेल में, हर ऑर्गन में जो है वो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। और वाटर क्या करता है? एक तो आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और जितने भी आपके बॉडी फंक्शंस हो रहे हैं, आप मान लीजिए कि वो वाटर के बिना इम्पॉसिबल होते हैं, तो आपके जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के, उन्हें मेंटेन करने में हेल्प करता है। अप टू द 60% ऑफ ह्यूमन एडल्ट बॉडी इज वाटर, अकॉर्डिंग टू H.H. Mitchell, Journal of Biological Chemistry। The brain and heart are composed of 73% water and lungs are about 83% water. The skin contains 64% water, muscles and kidneys are 79% water, and even bones are watery and the bones and contains 34% of water, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर वाटर नहीं होगा तो आपकी कोई भी ऑर्गन या आपका कोई भी चीज़ आपकी बॉडी की वो अच्छे से बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। जो आपकी 60% ह्यूमन बॉडी होती है, अडल्ट बॉडी होती है आपकी, वो पानी से ही बनी होती है। आप लगा लिए सब आपकी जितने भी आपके बाकी चीज़ें वो 40% हैं और 60% आपकी बॉडी में वाटर ही है। तो H.H. मिशेल जो एक साइंटिस्ट हैं, तो उनके मुताबिक जो आपके ब्रेन होता है और आपके हार्ट होता है उसमें 73% वाटर होता है, आपके लंग्स में 83% वाटर होता है, जो आपकी स्किन होती है उसमें 64% वाटर होता है, और आपकी जो मसल्स होती हैं और आपकी किडनीज होती हैं उसमें 79% वाटर होता है। और इवन कि आपकी बोन्स, जब बोन्स को देख कर कोई कह सकता है कि उसमें वाटर होता है, पूरे हार्ड होती हैं, लेकिन उनमें भी 31% वाटर होता है, ठीक है। अच्छा, हमने अब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? मैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं फिर से मेन आपके सामने लेके आए, क्योंकि अभी हमने सभी न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, तो हम जानेंगे ये करते हैं। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट्स भी आपके जो हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो आपके फैट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो आपका विटामिन ए होता है वो आपकी स्किन और आइज को हेल्दी रखता है। जो आपका विटामिन सी होता है वो आपकी बॉडी को डिजीज से फाइट करने की पावर देता है। जो आपका विटामिन डी होता है वो आपकी बॉडी को कैल्शियम यूज़ करने में हेल्प करता है, बोन्स और टीथ बनाने के लिए। और जो आपके मिनरल्स होते हैं वो बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं अच्छी फंक्शनिंग के लिए, और विटामिन आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, आपकी बॉडी को एक अच्छे से चलाए रखने में हेल्प करते हैं।
तो आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनके फंक्शंस मैंने डिटेल में, जब भी मैंने हर एक न्यूट्रिएंट के बाद उसका फंक्शन जो डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो फिर ये कि ये समरी टाइप आप रख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, व्हाट इज बैलेंस डाइट। आपकी मम्मा कहती है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, या किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। जब भी आप खाना खाते हो तो हर एक चीज़ जो है वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में होती है। मीन्स कि जैसे आप 2 चपातीस के साथ आपकी 1 जो आपकी कटोरी होती है वो होती है आपकी सब्जी की होती है, या फिर कर्ड वगैरह जो भी होता है। और मतलब कि आपकी जितने भी अलग अलग तरह के खाने होते हैं, तो वो आप ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ आप ज़्यादा खा रहे हो, एक चीज़ बड़ी कम खा रहे हो। आप हर एक चीज़ जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट में खाते हो, तो वही आपकी एक हेल्दी डाइट होती है, ठीक है। एक अच्छा खाना होता है। तो व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। अ हेल्दी डाइट इज़ वन दैट हेल्प्स टू मेंटेन और इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ। A healthy diet provides the body with essential nutrition. So a balanced diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity, not too much of one and not too little of other, ठीक है। तो आपकी जो बैलेंस डाइट होती है उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो बॉडी को चाहिए, और राइट क्वांटिटीज़ में। ये नहीं हो कि कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाए और कोई न्यूट्रिएंट कम हो जाए। अ बैलेंस डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो आपकी जो बैलेंस डाइट होती है उसमें एक अच्छे अमाउंट का रफेज और वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। वाटर आपको पता है आपकी हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर सेल में वाटर चाहिए। और आपकी रफेज जो होती है मैंने आपको बताया था कि आपकी डाइजेशन में कोई इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी जो भी आप कुछ खा रहे हो आपको अच्छे से डाइजेस्ट कर सको आप। फिर हम बात करते हैं ओबेसिटी की। व्हाट इज ओबेसिटी। इसको हिंदी में मोटापा कहते हैं, ठीक है। सो ओबेसिटी इज अ सिचुएशन वेयर अ चाइल्ड और पर्सन इज ओवरवेट फॉर देयर एज एंड हाइट। तो जब भी कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है या कोई आदमी है, ठीक है, जब भी वो अपने एज के अकॉर्डिंग और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ओवरवेट हो जाता है तो उसे हम ओबीस कहते हैं, ठीक है। तो ओबेसिटी इज जनरली कॉज्ड बाय ईटिंग टू मच एंड प्रोवाइडिंग and moving too little. If you consume high amounts of energy, particularly fat and sugars, but do not burn off the energy through exercise and physical activity, much of the surplus energy will be stored by body as the fat. ठीक है। तो जैसा क्या होता है कि आपने कुछ देखा कि कुछ लोगों की हाइट कम होती है लेकिन उनकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है, उनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनको हम बोलते हैं कि ये मोटा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपकी एज के अकॉर्डिंग और जब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही फैट स्टोर हो जाता है आपकी बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं कि वो ओबीज है, वो ओवरवेट है, ठीक है। तो ओबिसिटी कैसे होती है, मोटापा कैसे होता है, जब आप ज़्यादा ही खाना खा लेते हो और काफ़ी कम एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो आपके फैट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एनर्जी स्टोर करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन जब मान लो कि आप बड़ा ज़्यादा खाना खा रहे हो, मीन्स आप बड़ी ज़्यादा एनर्जी सोर्स अंदर ले रहे हो, लेकिन आप वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, मीन्स आप उस एनर्जी आपने ले ली पर उस एनर्जी को आपने यूज़ ही नहीं किया, तो एनर्जी क्या होगी, वो स्टोर होती रहेगी आपकी बॉडी में फैट की फॉर्म में, ठीक है। तो जब बड़ा ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है तो बड़ा सारा फैट अक्यूमुलेट हो जाता है, तो तब आप ओबीज हो जाते हो, तब आप में मोटापा आ जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर ओबेसिटी, तो आपका आंसर होगा अनहेल्दी डाइट, इनएक्टिविटी एंड लिक्विड रिच कैलोरीज, ठीक है। तो आपकी अनहेल्दी डाइट, अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हो, अगर आप अच्छे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते हो, आप एक बैलेंस डाइट नहीं खाते हो, जो आपकी अनबैलेंस डाइट होती है वो आपकी अनहेल्दी डाइट होती है। तो जब आप एक अनहेल्दी डाइट खाते हो तो उसमें क्या होता है कि फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी कोई अच्छे अमाउंट में नहीं होते हैं, मतलब कि बैलेंस नहीं होते, बैलेंस फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे आपके मम्मा मना करते हैं बर्गर मत खाओ, समोसे मत खाओ, मोटे हो जाओगे, तो वो यही होता है कि वो अनहेल्दी फूड होता है, ठीक है। खाना चाहिए पर एक पर्टिकुलर अमाउंट में, ये नहीं कि मम्मा रोटी नहीं खानी और चिप्स ही खाने हैं, आप बर्गर्स ही खाने, पिज़्ज़ाज ही खाने हैं, नहीं। आपको कभी कभी बर्गर्स पिज़्ज़ाज खाना चाहिए, लेकिन नॉर्मली आपको आपका फूड खाना चाहिए जो आप सभी घर वाले खा रहे हैं, आपके चपाती, आपकी वेजिटेबल्स, आपके राइस, करी, जितना भी कुछ है, ठीक है। तो दूसरा होता है इनएक्टिविटी, जब आप काम नहीं करते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। घर में बच्चों को क्यों बोलते हैं कि जाओ बाहर जाके खेल के आ जाओ, जाओ अच्छे से एक्सरसाइज किया करो ताकि मोटापा नहीं हो। क्योंकि जब आप खाना खा रहे हो, एनर्जी बॉडी में जा रही है और आप एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे तो वो एनर्जी फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर वो आपके मोटापे को बढ़ाएगी। फिर आता है आपका लिक्विड रिच कैलोरीज। जो आपकी लिक्विड रिच कैलोरीज होती हैं, मीन्स की जो आपके कुछ आप मान लो कि जो आपके कोका कोला वगैरह होते हैं, इनमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, ये लिक्विड्स होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, आपकी पेप्सी वगैरह, आप जब इनमें
इनमें कैलोरी कंटेंट पढ़ोगे आप, जब इनके पीछे आप देखना न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का दिया होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर्स होती हैं, मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, सोर्स है। लेकिन जब आप उस एनर्जी सोर्स को यूज़ ही नहीं करोगे तो आपको में मोटापा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ की। चलिए अभी हमने बात कर ली कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे आपकी बॉडी को अच्छे से चलाने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट जब भी आप कोई मैंने आपका विटामिन्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके प्रोटीन्स जो हैं कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी में, आपका वाटर, आपके रफेज जो भी है। ठीक है, लेकिन जब भी ये कोई चीज़ हमें कम मिलती है, मान लिया आपको कोई विटामिन नहीं मिल रहा अच्छे से, कोई आपको प्रोटीन अच्छे से नहीं मिल रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से नहीं मिलते हैं, तो उस चीज़ की हमें कमी हो जाती है, उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब ये चीज़ें लंबे टाइम तक चलती हैं, मान लो कि किसी बच्चे को कोई विटामिन ज़्यादा लंबे टाइम तक उसके फूड में नहीं मिला, हमने डिस्कस किया ना कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके फूड से कोई न्यूट्रिएंट एब्सेंट है तो उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, तो वो डेफिशिएंसी कॉज कर देता है। ठीक है, सो अ पर्सन में गेटिंग इनफ फूड टू ईट, but sometimes food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. ठीक है, तो अगर लंबे टाइम तक कोई न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिले तो आपको उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। ठीक है, एक या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए, अगर कमी हो जाए, तो वो हमें डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां लग जाती हैं हमें, और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो सर डिजीज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, तो व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज? डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती हैं कि वो डिजीज होती हैं जो हमें न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से होती हैं। अगर आपको कोई लंबे टाइम तक न्यूट्रिएंट नहीं मिले तो आपको उसकी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी, आपको उसकी कमी के कारण कोई बीमारी लग जाएगी। ठीक है, चलिए डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज हम करते हैं डिस्कस, और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो विटामिन जब आपका विटामिन ए आपके खाने में कम होता है तो आपका क्या होता है कि लॉस ऑफ विजन, आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि पुअर विजन, कमज़ोर नज़र, लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस एंड समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो कुछ बच्चों को क्या होता है कि काफ़ी छोटी उम्र से ही चश्मे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से विटामिन ए रिच डाइट नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी क्या होती है कि आंखें ख़राब होने लग पड़ती हैं, धीरे धीरे चश्मे का नंबर ज़्यादा बढ़ता रहता है, उनके चश्मे का लेंस मोटा होता रहता है। और अगर आपको रात को भी अच्छे से नहीं दिखता है तो तब भी मतलब कि आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है। और काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आपको विटामिन ए ना मिले तो आपकी आईसाइट भी जा सकती है, आप अंधे भी हो सकते हो। ठीक है, तो विटामिन ए आपको अच्छे से लेना चाहिए। उसके बाद होती है विटामिन B1। तो विटामिन B1 अगर आपको अच्छे से नहीं मिले तो आपको बेरी बेरी हो जाती है, डिजीज जो होती है बेरी बेरी में क्या होता है कि आपकी मसल्स काफ़ी वीक हो जाती हैं और आपको बड़ी कम एनर्जी काम करने के लिए बचती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक तो मसल्स वीक होंगी, बच्चा बड़ा कमज़ोर सा होगा, और दूसरा जब भी आप उसको काम करने को बोलोगे या तो वो जल्दी थक जाएगा या उससे कोई काम ही नहीं करा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी भी बड़ी कम होगी। फिर बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी की कमी से जो डिसऑर्डर और डिजीज़ होती है उसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या हैं? आपके ब्लीडिंग गम्स, आपने देखा होगा कई बच्चों के मसूड़ों से खून निकलता रहता है, और जब उनको कोई चोट लगती है तो काफ़ी टाइम लगता है उस चोट को ठीक होने में। तो उसका क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी में विटामिन सी कम है। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका विटामिन डी। जब आपके विटामिन डी की कमी होती है तो आपको रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है आपकी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और वो बेंड हो जाती हैं, वो मुड़ने लग पड़ती हैं। ठीक है, तो देखो हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट डिस्कस किए और उनकी डेफिशिएंसी ऑर्डर्स डिस्कस किए। इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी डाइट बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए। हर एक न्यूट्रिएंट ज़रूरी है, खाने का हर एक पार्ट ज़रूरी है। ठीक है, तो तभी आपको आपके घर वाले कहते हैं कि हेल्दी खाना खाया करो। चलिए मैं आपको पिक्चर्स बताता हूँ डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ की, जो भी हमने डिसऑर्डर्स की हमने डिस्कस किया। आपकी बेरी बेरी देखो, काफ़ी बच्चा कमज़ोर हो गया है, इसको काफ़ी वीकनेस है, इसकी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं और इसमें काफ़ी कम एनर्जी होगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए काफ़ी इसकी बोन्स भी एक्सपोज्ड हो गई हैं। उसके बाद आती है आपकी स्कर्वी। देखिए ब्लीडिंग गम्स, आपकी कुछ ये सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको भी आपके किसी फ्रेंड को इस तरह के सिम्टम्स हैं, उसकी भी गम्स ब्लीड करती हैं, तो आप उसे सजेस्ट करो कि तू अपने खाने में विटामिन सी बढ़ा या तो विटामिन सी रिच फूड्स खा।
उसके बाद होती हैं आपकी रिकेट्स, ठीक है। तो इसमें एक तो आपकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, मतलब कि अगर आपकी बोन्स को ज़्यादा जोर का झटका देंगे तो टूटने का भी बड़ा डर रहता है इसमें। और दूसरी आपकी बोन्स ना डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, डी शेप्ड हो जाती हैं, मुड़ने लग पड़ती हैं। देखो इसके घुटने बैंड हो गए हैं क्योंकि इसको रिकेट्स हुआ है। तो बोन्स, इसके सिम्टम्स क्या हैं, एक तो बोन्स वीक हैं इसकी, और दूसरी बोन्स बेंड हो रही हैं। उसके बाद हम डिफरेंट मिनरल्स और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ते हैं। आपका कैल्शियम, अगर आपके खाने में कैल्शियम कम है तो आपके बोन और टूथ डिके हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आपकी एक तो वीक बोन्स होंगी और आपका टूथ डिके होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियाँ दर्द बड़ी करती हैं इसमें, और दूसरा कि दांत बड़ी जल्दी टूटते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आयोडीन की। अगर आयोडीन की कमी होती है तो गोइटर हो जाता है। तो गोइटर में क्या होता है कि जो नेक होता है ना आपका, वो सूजा सूजा सा नज़र आता है। और कई लोग बच्चों में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनमें मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। मीन्स या तो वो थोड़े पागल से हो जाते हैं, या उन्हें चीज़ें समझने में आम बच्चों की तरह वो चीज़ें समझ नहीं पाते, चीज़ें समझने में मुश्किल होती है। उसके बाद आता है आयरन। जब आयरन आपके खाने में आयरन की कमी है तो आपको अनीमिया हो जाता है। अनीमिया में क्या होता है कि आपके जो ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको वीकनेस आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। अगर आपकी बॉडी में फॉस्फोरस कम है तो आपका बोन डीके शुरू हो जाता है, मतलब आपकी हड्डियाँ झड़ने शुरू हो जाती हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने शुरू हो जाती हैं और आपके जो बोन्स हैं वो वीक होंगी फिर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो अगर आपके खाने में फ्लोरीन कम है तो आपका टूथ डिके शुरू हो जाएगा और वीक टीथ होंगे, आपके दांत टूटना शुरू हो जाएंगे और बड़े कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए गोइटर में क्या होता है, अगर आप आयोडीन कम खाते तो आपका गला भी ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए आपको आयोडीन वाला सोल्ट ऐड आती है टीवी में, वो वाला सोल्ट खाना चाहिए। जब भी आप सोल्ट मार्केट से लेते हो, आपकी मम्मा मार्केट से सोल्ट लेती हैं, तो आपने ज़रूर चेक करना है उसकी स्पेसिफिकेशंस में कि क्या उसमें आयोडीन है कि नहीं है। अगर उसमें आयोडीन नहीं तो आप उसको वापस करेंगे और शॉपकीपर को बोलेंगे कि आयोडीन वाला सॉल्ट दो हमें, ठीक है। तो चलिए यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया, या आपको कोई भी पार्ट मैंने लगा कि कुछ अलग पढ़ा दिया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो आपके इस प्रेजेंटेशन, इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए मैंने रेफरेंसेस लिए थे, जो मेरे सोर्सेज थे वो थे NCERT से ही मेरा मैक्सिमम कंटेंट और मेरा बेस होता है। दूसरा विकीपीडिया, उससे मैंने कुछ डेफिनेशंस और कुछ फैक्ट्स लिए। और तीसरा है आपका unsplash.com, जहाँ से मैंने पिक्चर्स यूज़ की हैं, ठीक है। तो थैंक यू। आपकी कोई सजेशंस या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट में मुझसे संपर्क कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ अच्छी चीज़ें सीखे होंगे। थैंक यू।